हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी तीसरी वीडियो में। तो अभी ज़रा यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से मुझे अंधेरे में ही वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो शायद कोशिश करता हूँ मैं रोशनी शायद और हो जाए। किवाड़ खोल देता हूँ कमरे की। तो अब हम आ चुके हैं उस जो 1600 में चार्टर एक्ट था, उसके बाद जो कंपनी की शुरुआत थी। कंपनी ने पैर प्रशासन शुरू किए, पैर प्रसार ने भारत के क्षेत्रफल के अंदर शुरू किए। तो इस बारे में एक कहानी पहले हम जान लेते हैं कि क्या इतिहास रहा कंपनी का। कैसे एक कंपनी जो केवल मसालों का व्यापार करने आई थी, वो जहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर अपनी सत्ता जमा बैठी। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, उसे थोड़ा संक्षेप में जानेंगे हम। तो जानते हैं उस कहानी को। ठीक है, ऐसे समझिए 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में 30,133 पाउंड की पूंजी, 217 भागीदार लोग और 26 लोग भाग थे। उसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ये सभी इकाएं भारत के लिए निकल पड़े वहां से। और ये यहाँ पर भारत आपके, तो हम जो पढ़ रहे हैं आज उसका नाम है EIC के विकास का इतिहास। कैसे EIC कंपनी ने भारत के अंदर अपना विकास किया, इसके विकास के इतिहास को जानेंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे विकास हुआ है EIC का। तो यहाँ पर जब हम इसे जानते हैं तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ मैं लिखता चलूँगा, पॉइंटेज बताता चलूँगा। 1603 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सूरत बंदरगाह पर पहुंची, सूरत में पहुंची। ठीक है जी। उस समय पर जो भारत में शासन था अकबर का था। ठीक है, अकबर, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था उस समय पर। तो जब ये पहुंचे तो इनके पास एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर थॉमस स्टीफन। अब जो स्टीफन थे 1603 में सूरत पहुंचे अपने, और सूरत पहुंचकर, क्योंकि कोई भी व्यापार करने से पहले वहाँ के राजा से अनिवार्य, यहाँ के राजा से भैया उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। तो सूरत पहुंचकर सर थॉमस स्टीफन थे आपके, ये मुगल बादशाह अकबर के पास गए। किसके पास गए? अकबर के पास गए थे परमिशन लेने। लेकिन इन्हें अरबी और फारसी भाषा का, उर्दू अरबी फारसी भाषा ज्ञान नहीं था अच्छी तरीके से। उर्दू जो अरबी फारसी की मिली हुई भाषा है, ठीक है, कुछ नहीं है। तो अरबी फारसी भाषा ज्ञान न होने के कारण ये ठीक से अपना वार्ता कर नहीं पाए उनसे, और इनसे वो प्रभावित न होकर उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो जब ये विफल प्रयास रहा, फिर उसके बाद में जब ये वापस आ गए इंग्लैंड, फिर पुनः कैप्टन हॉकिंस को, जो कैप्टन हॉकिंस थे आपके, इन्हें भेजा गया को हेक्टर नामक जहाज में। हेक्टर नामक जहाज द्वारा इन्हें भारत के लिए भेज दिया गया वहां से। जब इन्हें हेक्टर नामक जहाज द्वारा भारत के लिए भेज दिया गया, अब जो है जी ये जो कैप्टन हॉकिंस थे, पिछली बार थॉमस स्टीफन आए, जो स्टीफन थे वो बात नहीं कर पाते, किसमें भी अरबी और फारसी भाषा के ज्ञान नहीं था इतना खास, तो उन्हें परमिशन नहीं मिली। उसके बाद ये वापस चले गए, तो कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज द्वारा भारत भेजा गया। और जब इन्हें भारत भेजा गया तो इन्हें परमिशन मिल गई, क्योंकि ये अरबी फारसी भाषा के अच्छे ज्ञान थे, इनसे प्रभावित हुए, और मुगल बादशाह ने इन्हें खान की उपाधि दी। कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी, ठीक है, उपाधि दी ने भैया जी। और प्लस एक जो है जब अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई इन्हें। ठीक है, आगे चलकर उसे 1613 में जहांगीर ने वैधानिक कर दिया था। फिलहाल में अस्थायी थी, अस्थायी मतलब कोई टेम्परेरी आप खोल सकते हैं, पहले आप उस पर जैसे खोल के दिखाया नहीं, तो खान की उपाधि मिली।
तो समझ गए पहले क्वेश्चन यहाँ पर कि खान की उपाधि किसको दी गई थी सबसे पहले, तो खान की उपाधि जो गई थी कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है भैया। 1603 में कंपनी सूरत आई और सूरत आकर उसने जब वहाँ पर देखा कि यहाँ के राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो स्टीफन को उनसे बातचीत करने भेजा, मगर स्टीफन को अरबी फारसी भाषा ज्ञान न होने के कारण वो बात नहीं कर पाए, अपनी बात रखने में असक्षम रहे, जिस कारण से उन्हें परमिशन नहीं मिल पाई तत्कालीन। फिर वे वापस इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में फिर जब जाके बात उन्होंने पूरी बताई कि वहाँ तो भैया अरबी फारसी भाषा का ज्ञान नहीं था, मैं समझा नहीं पाया लोगों को ठीक प्रकार से। तो ये कैप्टन हॉकिंस जो कि अच्छे ज्ञाता थे अरबी फारसी भाषा के, इनको हेक्टर नामक जहाज़ द्वारा भारत भेजा गया। ठीक है जी। और जब भारत भेज कर अपनी पूरी व्याख्या करी, इनकी बोली से, भाषा शैली से जो मुगल बादशाह थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्हें खान की उपाधि दी और इसने अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दे दी गई, अनुमति दे दी गई। आगे चलकर 1613 में उसे जहांगीर ने वैधानिक कर दिया। 1613 में जहांगीर ने वैधानिक फैक्ट्री का दर्जा दे दिया उसे। वैधानिक दर्जा दे दिया गया, कानून द्वारा लीगल कर दिया गया। ठीक है जी। किसको? फैक्ट्री को, जो सूरत में खोली गई थी सबसे पहली फैक्ट्री। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। मगर यहाँ पर पिछली बार के वार्ता से यहाँ पर स्टीफन के साथ जो घटना हुई, यहाँ से इन्हें पता पड़ गया कि जो पावरफुल मैन सोर्सेज है भारत की, वो सभी राजा के पास हैं। पावरफुल जो पावर है उसके बाद सबसे ज़्यादा राजा के पास में है। तो इन्हें यदि अपनी कंपनी का ज़्यादा प्रसार करना है तो कहीं ना कहीं राजा को खुश करना होगा, ताकि वो उनकी नीतियों का समर्थन कर सके। ठीक है। तो यहाँ से सभी अंग्रेज अब जहांगीर से अच्छे रिश्ते बनाने के संबंध में लगे। तो अंग्रेजों के साथ जो अच्छे रिश्ते रहे वो जहांगीर के समय में थे सबसे ज़्यादा। ठीक है। मतलब कि आपने देखा भी होगा जहांगीर जी को शौक था कला साहित्य प्रेम का, तो कला साहित्य प्रेम की जो लत थी वो अंग्रेजों द्वारा ही इन्हें दी गई थी ज़्यादातर। देखिए पेंटिंग बनवाने बड़े बड़े अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज बुलाए इन्होंने जहांगीर जी ने, और अपनी पेंटिंग्स भी बनवाई थी। ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ रहते थे, मतलब अंग्रेज खूब इनसे मिलने जुलने आते थे, दोस्ताना इनका बढ़ चुका था अंग्रेजों के साथ काफ़ी हद तक। तो ताकि इनकी कंपनी प्रभावित न हो। तो जहांगीर के समय में अंग्रेजों के अच्छे रिश्ते थे जहांगीर से। ठीक है जी। उसके बाद में जब यहाँ से तो हो गई, सन 1615 में एक नए कंपनी के अधिकारी थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो थे। ठीक है जी। अब जब सर थॉमस रो को भेजा गया तो इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने जो जहांगीर से मांगी कि जगह कौन कौन सी जगह मांगी थी उनका नाम लिख लीजिए आप जरा। तो वो जगह के नाम थे भैया आपका भैया जी, सूरत, अहमदाबाद, आगरा, कंडोज, तथा तुम्हारा जो है जी इन जगह पर अनुमति ली, तथा इससे अलग उन्होंने पश्चिम भारत, तो पश्चिम भारत में फैक्ट्री स्थापित करने की इन्होंने अनुमति प्राप्त की, अनुमति मांगी जो इन्हें मिल गई। अनुमति पश्चिम भारत में फैक्ट्री। स्थापना की अनुमति ली इन्होंने सर थॉमस रो ने। सूरत, अहमदाबाद, आगरा, कंडोज इन जगह पर अपनी और पश्चिमी भारत में फैक्ट्री अनुमति प्रदान करने की अनुमति मांगी इन्होंने, जो इस समय पे नहीं मिल गई जहांगीर द्वारा। तो यहाँ पर सबसे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि
ये सबसे पहले व्यक्ति बने पश्चिम भारत में फैक्ट्री स्थापित करने वाले। कौन? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो पश्चिम भारत में फैक्ट्री स्थापित करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। सर थॉमस रो। तो 1603 का समझ में आया भैया? क्लियर यहाँ तक की कहानी आपकी। और 1613 भी समझ में आया आपका भैया। 1615 भी समझ में आया। सर थॉमस रो ने पश्चिम भारत में फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो फिर अब पश्चिम भारत में भी जो अंग्रेजों की फैक्ट्री है वो खुलने लगी। ठीक है, इसके बाद में फिर और इसके बाद में एक बड़ा ही कमाल का काम हुआ कि क्योंकि अब जो जहांगीर के जो पुत्र थे औरंगजेब, तो वो इनसे परेशान थे जहांगीर की नीतियों से, इन नीतियों से, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हमारी यहाँ पर जगह पर भारतीय क्षेत्र पर ये कंपनियां नई स्थापित हो रही थी। प्लस इससे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो यहाँ के लोकल जो व्यापारी वर्ग थे उन्हें कम मुनाफा हो रहा था EIC के चलते। तो व्यापारी वर्ग जब वे गए औरंगजेब से बात की, तो औरंगजेब ने अपने पिताजी से कहा कि ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा इन पर रोकथाम कीजिए। मगर औरंगजेब ने जब उनकी जहांगीर ने जब उनकी बात नहीं सुनी, तब कहीं ना कहीं वो देखने लगा कि इनका रुख जो है जहांगीर का वो अंग्रेजों के प्रति दयालुता का भरा है। ठीक है, तो आगे चलकर इस चीज़ को जब आगे चलकर शासन व्यवस्था इनकी बिगड़ने लगी, तो औरंगजेब ही मुगल बादशाह बने प्रथम जिन्होंने अपने बाप को जेल में डाला। ठीक है, जहांगीर को जेल में डाल दिया औरंगजेब ने, और जहांगीर ने उसमें जेल में डालकर आपका यहाँ पर 27 जुलाई 1698 58 में आगरा में अपना राज्याभिषेक करा लिया। करवा लिया। अब जब औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करा लिया, तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जो अंग्रेज लोग थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं परेशान थी कि उन्हें पता था कि औरंगजेब की नीतियाँ उनके पक्ष में नहीं होंगी, उनके विपक्ष में ही होंगी और समर्थन नहीं होंगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, जब व्यापारी की अनुमति मिल गई, अब इन्हें अनुमति तो मिल गई, इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई आगे चलकर 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी उसका नाम था कैथरीन। विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ। पुर्तगाली जो राजकुमारी थी, पुर्तगाली क्योंकि यहाँ पर पहले आके बच चुके थे अंग्रेजों से, तो उनके पास काफ़ी जगह थी और ज़मीन भी थी। एक सब समझे, जो पूरा मुंबई का इलाका था, मुंबई या बम्बई, ये जो है इलाका जो था पूरा, ये पूरा पुर्तगालियों के अंडर में था। बम्बई जो कोई इलाका था, ठीक है जी। तो जब पूरा इलाका इनके अंडर में था, तो उन्होंने क्या किया, जब इसकी राजकुमारी, इनकी लड़की थी पुर्तगाली, इनकी राजकुमारी थी कैथरीन का विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ, तो इन्हें दहेज में, चार्ल्स को दहेज में मुंबई शहर दिया गया।
किसी किताब में मुंबई भी लिखा मिल जाता है, मुंबई शहर दिया गया। अब क्योंकि चार्ल्स इंग्लैंड के हैं और एआईसी कंपनी भी इंग्लैंड की है आपकी, तो वहाँ से इनके कर्मचारियों ने बात करके चार्ल्स से ये जो जगह थी मुंबई की अपने व्यापार के लिए वो किराए पर ले ली इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपने किराए के लिए किराए पर ले ली इन्होंने। ठीक है जी, 10 पाउंड वार्षिक, जहाँ से एआईसी ने इसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ले लिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ले लिया गया। किसने? एआईसी ने इस कंपनी को, ज़मीन को, मुंबई की जो ज़मीन थी कि जो चार्ल्स थे उसे किराया जाएगा पूरे साल का। कितना? 10 पाउंड जाते आपके। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है भैया, कैसे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है धीरे 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 धीरे। और इसमें जो है जी 1699 में 1697 में इन्होंने अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। अब फोर्ट विलियम की स्थापना क्यों की? देखिए, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने औरंगजेब ने इनके व्यापारिक नीतियों को निरस्त कर दिया। लिख सकते हैं इसके बाद में पॉइंट कि औरंगजेब ने इनकी व्यापारिक नीतियों को निरस्त कर दिया, जिसके कारण इन्हें अंग्रेजों को लगा कि अब भाई प्रशासनिक कार्यों की भी एक अलग टीम होनी चाहिए, हमारे प्रशासनिक कार्यों को एक अलग कामकाज के लिए एक जगह भी होनी चाहिए हमारे पास में। तो उन्होंने 1600 जब ये निरस्त हो गई इनकी कुछ नीतियाँ, तो 1697 में इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की, जो प्रशासनिक केंद्र था फोर्ट विलियम। जो इनका क्या था भैया? प्रशासनिक केंद्र था फोर्ट विलियम अंग्रेजों का। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र था फोर्ट विलियम। अरे फोर्ट विलियम था कहाँ? कलकत्ता में। मगर कमाल की बात है कि कलकत्ता की खोज अभी नहीं हुई, कलकत्ता की खोज हुई आपकी 1699 में। ठीक है, अब जो कौन थे खोजने वाले? इनका नाम था जॉब चारनाक। जब चारनाक थे आपके ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। देखिए कमाल की बात, तो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, मगर कलकत्ता कब बना है? उसके ठीक 2 साल बाद बना है। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की। समझ में आया भैया इतना? इसी दौरान बड़ी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। इसी दौरान बड़ी ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है यहाँ पर कि एक और कंपनी, ठीक है, एक और कंपनी यहाँ पर आ गई ब्रिटेन से ही। उसका नाम था न्यू कंपनी, जो कि इनकी प्रतिद्वंदी कंपनी हुई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी थी ये, है दोनों इंग्लैंड की। ठीक है जी, तो जब ये दोनों इस बीच में, देखिए यहाँ पर कंपटीशन तो इन दो कंपनियों के बीच में नहीं है, इन दोनों के कंपनी के बीच में तो थे ही। वहाँ पे पुर्तगाली कंपनियाँ भी हैं आपकी, फ्रांस की भी है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी है आपकी। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ का फ़ायदा उठाने लगी, क्योंकि आपस में उलझ रही थी और फ़ायदा उन कंपनियों को भी ज़्यादा हो रहा था। तो इन्होंने आगे चलकर, जब ये केस इंग्लैंड के सम्राट के पास गया, तो उसने कहा कि मिलजुल कर क्यों नहीं व्यापार कर लेते। तो आगे चलकर इनके बीच समझौता हुआ और 1708 में इनके बीच एक समझौता हुआ, दोनों कंपनी के बीच, किसी न्यू कंपनी के बीच में और उसके बीच में समझौता हुआ, और समझौते में दोनों कंपनी का क्या हो गया? विलय हो गया आपस में। और यहाँ पर ही इनका नाम पड़ा
पूरा नाम जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम हो गया इनका, आप मिलकर पूरा नाम लिख सकते हैं आप सभी, दी यूनाइटेड, पूरा नाम, ठीक है, दी यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडीज या ईस्ट इंडीज कुछ इस प्रकार से शायद था, देख लेना आप एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूरा नाम भी कई बार पूछा गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड टू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट कंट्रीज था शायद, मेरे ख्याल से ईस्ट इंडीज था कंट्रीज, शायद कुछ था इनमें से। तो कंपनी का पूरा नाम पड़ा आपका ये, तो पहले बार पूछ लेता ब्रिटिश इंडिया कंपनी का पूरा नाम कब था, पूरा नाम क्या था, तो ये पूरा नाम ये था। और जो ये कंपनी बनी है यदि यूनाइटेड, देखिए यूनाइटेड का मतलब है संयुक्त, कौन कौन संयुक्त कंपनियां, आप ये एकीकृत होना, न्यू कंपनी और ईआईसी कंपनी दोनों ने मिलकर अपना ये नाम रख दिया उस समय पर, समझ में आया भैया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्योंकि वैसे दिक्कत वाली चली यहाँ पर बात, फिर 1761 में जो था बंगाल के नवाब थे आपके भैया सिराजुद्दौला, बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार सिराजुद्दौला ने इनकी कंपनियां जो थी बंगाल में जो थी उनको बंद करने का आदेश दे दिया गया। तो सिराजुद्दौला ने 1761 में बंगाल की कंपनियों को जो थी बंगाल में जितनी फैक्ट्रियां स्थित थी बंगाल के नाम में उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया गया। फिर उसके बाद ही इन्होंने क्या किया, आगे चलकर इसके बीच में युद्ध हुआ, किन किन के बीच में, सिराजुद्दौला और इनके बीच में युद्ध हुआ। पहले ये बताइए, तालिया सभी ने भी ये चीज़ ये नोट कर लीजिए, पहले आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से तेजी से ले लीजिए, मैं हट गया। तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, इन्होंने बंद करने का आदेश दे दिया था फैक्ट्री में, जिसका परिणाम जो था आगे चलकर आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ प्लासी के रूप में। सॉरी 1761 में नहीं, ये नहीं था, ये 1761 में तो बाढ़ डिविड का यूज था। तो बंगाल, ऐसे याद रखिए बस आपकी, बंगाल के जो सूबेदार थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रियों, बंगाल के अंदर स्थित फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसे आगे चलकर आपको 1757, ठीक है, आपकी डेट है 1757 था 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्लाइव व सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध को कहा गया बैटल ऑफ प्लासी। तो उसमें विजय हुई किसकी भैया, रॉबर्ट क्लाइव की, रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई और यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ पुनः यहाँ पे खोल ली वो। तो उसके बाद में इन्होंने 1760 में, फिर 1760 में जो मीरा कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, मीर कासिम को अंग्रेजों ने, क्योंकि ये तो हार गए, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब शुरू में बनाया तो इसलिए था, इन्होंने सोच के अंग्रेजों ने कि ये हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा, मगर हुआ ऐसा कि उल्टा ही आगे चलकर मीर कासिम की नीतियां इनके विरुद्ध हो गई, जिसे आगे चलकर फिर इन्होंने युद्ध करना पड़ा मीर कासिम के साथ 1761 में। फिर इन्होंने युद्ध किया आगे चलकर, बांडी वंश का युद्ध जीता, बांडी वंश का युद्ध हुआ और इन्हें हराकर फिर से अब इन्होंने नया बनाया 1700
63 में मीर जाफिर को बनाया उन्होंने। मीर जाफिर को नवाब घोषित किया। तो पहले आपने देखा कि बंगाल के जो सूबेदार थे सिराजुद्दौला, उन्होंने बंगाल में स्थित सभी फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दे दिए गए, जिससे परेशान होकर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ प्लासी। अब प्लासी जो है इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर वो जो पेड़ थे, प्लाम ट्री थे, मतलब खजूर ताड़ के वृक्ष थे, तो उस स्थान का नाम प्लासी इसलिए पड़ा था। ठीक है, तो इन्होंने जब युद्ध जीतकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, नवाब घोषित किया, EIC ने बनाया। मगर जब वो भी उसकी नीतियाँ विरोध में रहीं तो 1761 में फिर बाण दिवस का युद्ध हुआ। तो फिर उसके बाद 1743 में इन्होंने मीर जाफिर को वहाँ का वो बना दिया गया। ठीक है, 1761 में। अब ये जो है आपका फिर 1765 में हुआ बड़ा ही कमाल। यहाँ पर 1765 में इलाहाबाद में प्रथम संधि होती है इनकी। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। तो जब यहाँ पे अंग्रेजों ने पहले 23 जून को, देखिए क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, याद रखना पॉइंट को आप, 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और यहाँ पर 1760 में मीर कासिम को नवाब बना दिया गया उन्होंने, ताकि वो अपनी नीतियों का समर्थन करे, मगर वो उसकी नीतियाँ विरोध थी अंग्रेजों के, इसलिए उन्होंने 1760 में बाण दिवस का युद्ध जीता अंग्रेजों ने फिर से, और 1747 में मीर जाफिर को नवाब बना दिया। 1750 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और इसे यहाँ से इनका मतलब प्रसार होना शुरू हो गया। यहाँ से इन्हें मिला बंगाल, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। बंगाल उड़ीसा के दीवानी अधिकारी इन्हें मिल गए, कानूनी कुछ हद तक दीवानी अधिकारी ने प्राप्त हुआ यहाँ से। तो देखा जाए तो यहाँ से इनका प्रसार प्राप्त चालू हो गया। फिर दूसरी संधि होती है, फिर दूसरी संधि में इन्हें कर मुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया गया इन्होंने। अब टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार भी इन्हें प्राप्त हो गया दूसरी संधि में। तो एक कंपनी कैसे चलती है, उसकी प्रोसेस क्या क्या थी, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया है, ताकि आपके दिमाग में एक थीम बैठ सके कि हाँ ये क्या है। अब यहाँ पर कंपनी ने अपना जो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया बंगाल और उड़ीसा के, और कर मुक्त व्यापार भी वो अपना करने का अधिकार प्राप्त कर लिया उसने। इसके बाद में जो अनेक राजाओं द्वारा थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी नज़रों में आ गई। 2 युद्ध जीतने के बाद, संधि भी करने के बाद, जब उन्हें नज़र में आ गई उनके वो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में कुछ हिस्सा जैसे प्राइवेटीकरण कर देते हैं, वो अंग्रेजों को दे दिया गया सिक्योरिटी के तौर पर, अंग्रेजों को भी रखने लगे वो। इसके मतलब सिक्योरिटी काउंसिल की तरह एक बार इसका प्रयोग करने लगे, जैसे सिक्योरिटी कोई संस्था हो सिक्योरिटी देने वाली, और इसका जो पैसा था वो उनके खजाने से दिया जाता था, राजा महाराजा द्वारा पेड किया जाता था। इनके मतलब क्या थी, इनके सैनिकों को रखती थी। ठीक है, अपने उसमें कुछ हद तक। तो फिर यहाँ से देखा कि हमने एक कंपनी जो वहाँ से चली मसालों के व्यापार के लिए, उसने कैसे कैसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किए, तो युद्ध व्यापार को बढ़ाने के लिए, मगर उसने देखा युद्ध बढ़ते हुए उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल मिल गई, उन्हें सिक्योरिटी करने का एक वो मिल गया, अथॉरिटी, आधिकारिकता, वो सिक्योरिटी करने के लिए बैठाने लगे लोगों। राजा महाराजा ने सिक्योरिटी करने के लिए कहने लगे अपनी, और वहाँ से इस कंपनी का विकास होना शुरू हो गया, अधिकार भी प्राप्त कर लिया उसने। जो बात व्यापार तक थी वो व्यापार तक सीमित न होकर दीवानी अधिकारों तक रुक किया कर। तो यहाँ तक समझ में आया, आशा करता हूँ। कल चलेगा हमारा 1726 का राजलेख। अब चलिए अब 1726 जान लेते, कुछ नहीं है इसमें 1726 में, थोड़ा थोड़ा सा। राजलेख जो है जी आपका ये पूरा खत्म हो गया, 1600 का कहानी आपकी। जो 1726 का राजलेख था, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें समझिए। देखिए, इस समय तक अंग्रेज जो थे कहाँ पे विकसित हो चुके हैं, अलग अलग, मुंबई भी उनका है पूरा, किराए पे जो चल रहा है अभी तक, हिसाब किताब। ठीक है जी। तो उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली थी कई जगह पर। ठीक है, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन स्थानों पर उन्होंने अपनी अच्छी खासी
मद्रास, कलकत्ता, बंगाल, ठीक है जी, इन जगह पर अपनी उन्होंने बस्तियाँ स्थापित कर ली और उन्हें कहा गया प्रेसिडेंसियाँ। क्या क्या गया? प्रेसिडेंसियाँ कहा गया। जब उन्हें प्रेसिडेंसियाँ कहा गया तो होता यह था कि इनके लिए जो कानून बनने आते थे वो आते थे बाहर, जो इंग्लैंड से बन के आते थे, जो BOD निदेशक मंडल के पास से बन के आते थे इनके कानून। मगर जब इन्होंने बात अंग्रेज़ों से कही कि हमारी जो देखिए बंगाल की और जी मुंबई की और जी आपका कलकत्ता, इनकी जो जितनी भी जगह हैं आपके प्रेसिडेंसियाँ, सभी की भौगोलिक स्थिति एक जैसी न होने के कारण और अलग अलग कल्चर होने के कारण थोड़ा थोड़ा तो वो नियम कानून सभी जगह पर पर्याप्त रूप से लागू नहीं होते थे। तो इन्होंने कहा कि हमें शक्तियाँ दी जाए। किस लिए शक्तियाँ दी जाए? कि हम अपने कानून स्वयं बना सकें, अपने यहाँ पर लागू कर सकें, कि हमें ऐसे कुछ शक्तियाँ दी जाए कि हम अपने कानून यहाँ के खुद बना सके अपने आसपास के परिवेश के आधार पर। ये उन्होंने शुरू में मांग की थी। तो इस मांग को स्वीकार करते हुए इन्होंने क्या किया? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 जगह थी आपकी, ठीक है जी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी इनकी सबसे शुरू में जो विकसित थी, डेवलप थी। इनमें मेयर कोर्ट की स्थापना हुई। मेयर कोर्ट की स्थापना हुई। अब मेयर कोर्ट की स्थापना मतलब कि एक मेयर होता था प्लस 9 अन्य सदस्य होते थे, हमारे बुजुर्ग जो एल्डरमैन थे, अन्य सदस्य होते थे एल्डरमैन। ये 9 चाहते तो मेयर को चुनकर अलग भी हटा सकते थे। तो अंग्रेजों ने नीतियाँ तो इन्हें बनाने के लिए दे दी गई, अधिकार दे दिया गया इन्हें। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास को विधि बनाने का अधिकार मिल गया इन्हें 1726 में, विधि बनाने का अधिकार। जब इन्हें अधिकार मिलेगा यहाँ पर मेयर कोर्ट की स्थापना हो चुकी है यहाँ पर अब, तो उसमें जो होता था हिसाब किताब आपका ये होता था कि बस 2 शर्तें थी इनकी। सबसे पहली शर्त ये थी उनकी अंग्रेजों की कि कोई भी नीति आपकी विरुद्ध ना हो, अंग्रेजों के, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ना हो, कोई भी नीति हमारे विरुद्ध ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली ये शर्त थी कि कोई भी जो आप नियम कानून बनाए वो ब्रिटिश या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियमों के विरुद्ध ना हो, ठीक है, सबसे पहली शर्त यही थी। और जो दूसरी शर्त थी आपकी यहाँ पर, दूसरी शर्त ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि उससे पहले, सबसे पहले बनाने के लिए, जैसे आपने कोई नियम बनाया, आपको स्वीकृति चाहिएगी BOD की, ठीक है जी, BOD की आपको स्वीकृति चाहिएगी। तो इन्हें विधि बनाने की शक्ति मिल गई थी कुछ 1726 में। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास को विधि बनाने की शक्ति मिल गई। मेयर कोर्ट की स्थापना हुई थी इसमें, ठीक है जी। और जो स्वीकृति थी इसमें, जब ये थी, लोक अदालत भी इसमें लगी थी हमारी, लोक अदालतों का निर्माण भी इसमें हो चुका था हमारा। अब जो लोक अदालतें थी, न्यायिक प्रक्रिया भी सबसे पहले इसी में शुरू हुई। और जो कुछ बात रहेंगी छोटी मोटी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। धन्यवाद।